विलासी अतिथि। युवराज के आने की उम्मीद से चित्रलेखा खंड नृत्य के उत्तर भाग का यानी कि बाद के भाग का सेकंड पार्ट का अभ्यास नहीं कर सकी। चित्रलेखा वस्त्र बदलकर अपने शयन कक्ष में गई। उसके मन में बार बार एक प्रश्न उभर रहा था। आज तक मैंने किसी भी मेहमान पुरुष के समक्ष नृत्य नहीं किया, तो फिर युवराज के समक्ष नृत्य कैसे कर पाऊंगी। इतने में ही चित्रा वहां आई। उस समय चित्रलेखा विचारमग्न होकर खुले वातायन यानी कि विंडो के पास खड़ी थी। दीपमालाओं के प्रकाश में उसके आनंद पर उभरती हुई चिंता की रेखाओं को देखा जा सकता था। चित्रा ने पूछा, देवी क्या सोच रही हैं? चित्रा, मैं युवराज के समक्ष नृत्य कैसे कर पाऊंगी? चित्रा बोली, भय, संकोच और क्षोभ दूर करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। परंतु जब तक नर्तकी का जीवन प्रारंभ न किया हो तो मैं जानती हूँ ऐसे महान अतिथि के समक्ष नृत्य की शुरुआत करनी अच्छी बात है, परंतु मेरे मन में एक दूसरा ही प्रश्न उभर रहा है। चित्रलेखा चित्रा की ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखती रही। चित्रा बोली, देवी कल के आने वाले प्रसंग की पृष्ठभूमि कुछ और ही प्रतीत होती है। क्या? चित्रा चित्रलेखा के पास बैठकर बोली, युवराज का व्यक्तिगत जीवन बहुत असंयमी और विलासी है। यह बात उद्यालक ने मुझे कई बार बताई है। इसके भवन में सुरा सुंदरी का ही साम्राज्य रहता है। ऐसा व्यक्ति देवी कोशा की साधना देखने आए तो संभव है युवराज का आगमन आपके लिए ही हो। किसी बहाने के बिना मगधेश्वर आज्ञा नहीं दे सकते, यह सोचकर युवराज ने यह चालाकी की है। चित्रलेखा की आंखों में भय समा गया। चित्रा बोली, देवी ऐसे प्रसंग देवी रूपकोशा के जीवन में अनेक बार आए और देवी ने प्रत्येक प्रसंग पर विजय प्राप्त की। उन्होंने विलासी और अय्याश व्यक्तियों को धूल चटाई। कल आपको भी यह कला बतानी होगी। कोशा की बहन होने का गौरव अखंड रखना होगा। यदि कहीं पैर लड़खड़ाए तो मुझे भय है कि युवराज की पाप वासना आपका ही शिकार कर लेगी। चित्रकोशा का जोश उमड़ा। वह बोली, चित्रा, मैं अपने गौरव को लज्जित नहीं होने दूंगी। धन्यवाद देवी। कला की दीप्ति उसके गौरव में है, उसकी पवित्रता में है, उसके दर्प में है, चित्रा ने कहा। फिर पूछा, देवी नृत्य व्यवस्था के लिए क्या सूचना है? चित्रलेखा विचारमग्न हो गई। क्षण भर बाद वह बोली, चित्रा, नृत्य भूमि में बसंत के प्रथम प्रहर का श्रृंगार होना चाहिए। विलासी युवराज के हृदय को विलास के अंगारे राख राख कर दे, मैं ऐसा करना चाहती हूँ। युवराज के समक्ष मैं उन्मत्त काम नृत्य करूंगी। उन्मत्त काम? हाँ चित्रा, तू निर्भय रह। विलासी व्यक्ति अपनी ही आग में जलने चाहिए। देवी, यदि यह नृत्य युवराज को और अधिक उन्मत्त बना दे तो? भय क्या है, मैं उसके समक्ष लड़ूंगी, देवी ने दृढ़ स्वरों में कहा। और युवराज अपने 3 मित्रों के साथ वहां आ पहुंचे। चित्रा ने उनका यथा योग्य स्वागत कर विराम गृह में बिठाया। चित्रलेखा को युवराज के आगमन की सूचना दी। वह तैयार होकर अपनी परिचारिकाओं के साथ विश्राम गृह में जा पहुंची और घनघोर घटा के मध्य जैसे विद्युत की स्वर्णिम रेखा चमकती है, वैसे ही भीतर के द्वार से परिचारिकाओं से घिरी चित्रलेखा ने विराम गृह में प्रवेश किया। युवराज व उनके मित्रों के नयन चित्रलेखा को देखते ही अनिमेष हो गए। उनका हृदय धड़कने लगा। उन्हें यह विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या मानुषी में इतना रूप और तेज हो सकता है। लेखा मगधेश्वर के निकट गई और कुशल क्षेम पूछा। युवराज ने भी कुशल पूछा। चित्रलेखा ने युवराज को पानक अर्पित किया। चित्रा ने साथ आने वाले मित्रों को पानक के पात्र अर्पित किए। पानक का पान हो जाने पर चित्रलेखा उठी और युवराज की ओर उन्मुख होकर बोली, आप 1 घटिका पर्यंत यहाँ आराम करें, फिर मैं आपको चित्रशाला दिखाने ले जाऊंगी। चित्रलेखा के चले जाने पर सुनंद ने युवराज के कानों में कहा,
मैंने जो कहा वह सही था ना? तुमने जो कहा उससे सहस्त्र गुना अधिक सत्य है, युवराज ने मंद स्वरों में कहा। पर चित्रा रहस्य पा गई। युवराज के एक मित्र श्रीदाम ने कहा, महाराज, चित्रलेखा मगध का रत्न है। दूसरा मित्र बसंतक बोला, देवी, चित्रलेखा तो भारत का बेजोड़ रत्न है। युवराज बोले, देवी रूपकोशा को लोग भूल जाएंगे। एक घटिका बीती। वयोवृद्ध आचार्य धेनुदत्त के साथ चित्रलेखा खंड में आई और युवराज को नमस्कार कर बोली, पधारें कला का स्वर्ग देखने। युवराज को लेकर चित्रलेखा कला का स्वर्ग दिखाने चल पड़ी। कोशा और आर्य स्थूलभद्र के प्रयास से निर्मित यह चित्रशाला यथार्थ में कला के स्वर्ग समान थी। कोशा और आर्य स्थूलभद्र के सांसारिक जीवन की सिद्धि इस चित्रशाला में अमर बनी थी। उसके 3 विभाग थे। पहले विभाग में भारतीय संगीत विज्ञान को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी गई थी। दूसरे विभाग में नर और नारी के श्रृंगार रस को साकार किया गया था और तीसरे विभाग में स्त्री पुरुष के सहजीवन की मर्यादा का सूचक काम विज्ञान चित्रित था। आचार्य धेनुदत्त माननीय अतिथि नंद कुमार, उनके मित्रों तथा परिचारिकाओं के साथ चित्रलेखा चित्रागार के प्रथम खंड के द्वार पर पहुंची और चित्रा मार्गदर्शक थी। प्रथम खंड में प्रवेश करते ही दर्शकों की दृष्टि सामने चित्रित छवियों पर पड़ी। चित्रा ने अंगुली निर्देश पूर्वक बताया, ये दोनों चित्र देवी रूपकोशा और आर्य स्थूलभद्र के हैं। देवी का चित्र आर्य स्थूलभद्र ने स्वयं चित्रित किया था और यह आर्य स्थूलभद्र की छवि देवी रूपकोशा ने निर्मित की थी। दर्शकों की दृष्टि उन छवियों पर स्थिर हो गई। आचार्य धेनुदत्त बोल पड़े, धन्य है इनका संसार, धन्य है इनका संसार त्याग। फिर सभी आगे बढ़े। भीतों पर सभी प्रकार के वाद्य चित्रित थे। तंतु, अवनंद, धन और सुशिर, ये चारों प्रकार के वाद्य शास्त्रीय माप के साथ चित्रित किए गए थे। 32 प्रकार के तंतु वाद्य, 25 प्रकार के अनवद्य वाद्य, 8 प्रकार के धन वाद्य और 9 प्रकार के सुशिर वाद्यों के चित्र मनोहर थे। वाद्य चित्रों के पश्चात राग रागिनियों के रूप बताए गए थे। राग की कल्पना पुरुष वेश में और रागिनी की कल्पना स्त्री वेश में की गई थी। प्रेम, विरह, विराग, विषाद, मिलन, हर्ष, एकाग्रता, क्रोध, अर्पण आदि भाव इन चित्रों में अंकित थे। आचार्य धेनुदत्त श्री और मालकोश की आकृति देखकर परम आनंदित हुए। मालकोश का भव्य स्वरूप मानो मुक्ति का प्रवासी हो ऐसा लग रहा था। उनके बाल बिखरे हुए, नयनों में मस्ती और गले में श्वेत पुष्पों की माला थी। उनका वक्ष स्थल अत्यंत विशाल था, आकृति गगनाकार थी। आचार्य बोले, जैसा राग है वैसा ही स्वरूप चित्रित किया गया है। मैंने सुना है कि तीर्थंकर अपना उपदेश इसी राग में देते हैं। उनको सुनते ही व्यक्ति में ज्ञान का दीपक जगमगाने लगता है। अभी तक युवराज मौन थे। जय मंगल राग का चित्र देखकर उसके नयन चमक उठे। एक युवक अपनी रूपित प्रियतमा को मनाने के लिए कितनी चापलूसी कर रहा है। राग पुरुष पीले रंग का पीतांबर पहने हुए था, गले में नीलम की माला और कपाल पर लाल तिलक था। उसके नयन तिरछी दृष्टि डालकर बैठी प्रियतमा से अनुनय विनय कर रहे थे। प्रियतमा का सौंदर्य अपूर्व था।